Friends, a very warm welcome to your desirable YouTube channel Asa Study Campus. My name is Anupam Dubey. Guys, आज मैं सीटेट मैथमेटिक्स से रिलेटेड डीपीपी थर्ड लेकर आपकी सेवा में फिर से उपस्थित हूँ। तो गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। ये इससे पहले वाले लेक्चर का ही क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है गाइस, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बताने की कोशिश करूंगा आज आपको। एक जबरदस्त अंदाज में इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए वो अंदाज क्या होगा देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एबीसी, बीसीए और सीएबी तीन अंकों की संख्याएं हैं और ये कंडीशन दी गई है एबीसी प्लस बीसीए प्लस सीएबी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू के है, तो के का मान आपको बताना है। अब ध्यान से देखना आप, कल जो मैंने इससे पहले के लेक्चर में, ठीक है ना, डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, ठीक है ना, बट एक्चुअल तरीका वही होता है। बट आपको मैं आज ये बताऊंगा कि किस तरीके से इसको आसानी से खत्म किया जा सकता है। आप देख पा रहे होंगे इससे पहले वाले लेक्चर में कि के की वैल्यू एबीसी पे डिपेंडेंट नहीं थी, एबीसी पे निर्भर नहीं कर रही थी। तो एबीसी को कुछ भी मान सकते हैं, जब जिस बात पे कोई चीज निर्भर नहीं करती उसको मैं निगलेक्ट कर सकता हूं, कुछ भी मान सकता हूं। ठीक है, तो कुछ भी मानने का सेंस है, ये तीन अंकों की संख्या है, तो अगर इसको 1 लेट कर लिया, इसको 2, इसको 3, जीरो नहीं लेट कर सकते। जैसे आप कहें कि 1 0 2, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो करेंगे तो बी इसमें आ जाएगा 0, ठीक है ना, और सी है यहाँ पे 2 और ये 1। तो ये देखिए दो अंकों की संख्या रहेगी, तीन अंकों की संख्या नहीं है। ये तीनों कैसी है, तीन अंकों की संख्या होनी चाहिए। इसका मतलब नॉन जीरो नंबर आपको मानना है, जीरो नहीं मानना है, ठीक है ना। जो डिजिट होनी चाहिए एबीसी, इसको जीरो डिजिट नहीं मानना है, जीरो अंक नहीं होना चाहिए। तो 1 2 3 मैंने इसको मान लिया। अब ये क्या हो जाएगा, अगर ए बी सी, ए को तुमने 1 माना, बी को 2, सी को 3, तो ये क्या हो जाएगा, बी कितना है 2, सी कितना है 3, ए 1 2 3 1 प्लस। ठीक है गाइस, सी ए बी, सी का मतलब 3, ए का मतलब 1 और बी का मतलब 2। ठीक है गाइस, आई होप आपको दिख रहा होगा। 130 231 312, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, दिस प्लस दिस प्लस दिस, 2 1 2 3 और 3 3 6 हो जाएगा जोड़ेंगे तो। ठीक है गाइस, 6 इंटू में के, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जब इनको जोड़ेंगे तो इकाई के अंक को इकाई के अंक जोड़िए, 3 1 4 2 6, ठीक, सब 6 आएगा। 1 ढाई वाला ढाई के साथ जोड़िए, 3 1 4 2 6, सैकड़े वाला सैकड़े के साथ 3 2 5 1 6, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है गाइस, 6 6 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 6 इंटू के। ठीक है गाइस, अब ये 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो 1 1 1, ठीक है। अब 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 3 9, ठीक है, 3 3 का 9 और 2 बचेगा 21, 3 7 21, तो इधर के बच गया। के की वैल्यू कितनी हो गई गाइस, 37। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर जी 1 2 3 ना ले, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी ले सकता हूं। तो आप कोई भी डिजिट ले जी, कोई भी डिजिट ले सकते हैं, ठीक है गाइस। ए बी सी को कुछ भी ले सकते हैं, बस जीरो नहीं लेना है, जीरो को छोड़ के कुछ भी। ए को 4 ले लिया, ए बी सी को, ए को 4, बी को 5, इसको 6, कुछ भी, ठीक है, जो मर्जी आपकी डिजिट लेना है, अंक बस कुछ भी। अब इसको लेकर के रखते जाइए, फिर से वही आंसर आने वाला। ठीक है गाइस, तो इसका मतलब एबीसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर। तो आप एबीसी को कुछ भी मान सकते हैं जीरो को छोड़ करके, क्योंकि तीन अंक की संख्या होती है कब, जब पहला अंक जीरो ना हो। अगर 0 1 0 2 3 कह दिया तो ये दो ही अंक की मानी जाए, क्योंकि पहला अंक जीरो है। ठीक है गाइस, तीन अंकों की संख्या नहीं होगी, इसलिए किसी भी अंक को जीरो नहीं मानना है, क्योंकि एबीसी बीसीए सीएबी फिर से साइक्लिक ऑर्डर में रिपीट हो रहा है। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का सलूशन। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। ठीक है गाइस, तो ये अंदाज था, ये अंदाज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप 4 5 6 लेकर के चेक कर लीजिएगा, तब भी आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, यदि एफ वी ई, ठीक है गाइस, क्रमशः किसी वर्ग आधार वाले पिरामिड के फलकों, शीर्षों और किनारों की संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, तो इसकी वैल्यू बताना है। एफ का मतलब गाइस क्या है, एफ का मतलब फलक है, फेस। एफ का मतलब फेस होता है, फलक, ठीक है, जिसको आप टच कर सकते हैं। वी का मतलब वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स का मतलब हिंदी में शीर्ष। ई का मतलब एज, एज का मतलब किनारे। ठीक है गाइस, तो आई होप आप समझ पाए होंगे। एफ का मतलब फेस से, फेस का मतलब फलक, ठीक है।
मैं ये समझा रहा हूँ और मैंने इससे पहले बताया है कि जो भी मैं समझाता हूँ इस टाइम को आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन टाइम में कैच ना किया करो, ठीक है ना गाइस, ऐड कतई ना किया करो। तो चलिए एफ पे आ गए। वी क्या है, वर्टेक्स है गाइस, वर्टेक्स या इसी को बोलते हैं शीर्ष। और एफ सॉरी ई का मतलब ए से है, एजेस, एजेस का मतलब किनारे, ठीक है गाइस। चलिए इन चीजों को हम समझ लेते हैं। पिरामिड क्या होता है, 3 डायमेंशनल फिगर होता है पिरामिड, ठीक है ना गाइस। एक सॉलिड फिगर होता है जो शेप जो उसका होता है, जो आकार होता है वो उसके आधार पे डिपेंड करता है, ठीक है गाइस। कैसे बनता है, जैसे मैंने कहा आपसे, एक आपके पास ये स्क्वायर है, वैसे तो आपको दिख रहा होगा कि ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है, बट ये मैंने कह दिया स्क्वायर है, ठीक है। कोई भी शेप हो, बेस है, आधार है। अब यहां से ट्राइंगल, ट्राइंगुलर फेसेस, एक पॉइंट यहां पे ले लो, ठीक है, इसके ऊपर या नीचे कहीं भी ले सकते हो। यहां पे ले लिया एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट, यहां से मिडिल में लेना है, ऐसे ऐसा पॉइंट लेना है। यहां से एक ट्राइंगल यहां पे ड्रा करना है इस एज पर, ठीक है ना, चारों भुजाओं पे इस पॉइंट से एक ट्राइंगल ड्रा करना है, झाए झाए, चारों वर्टेक्स को मिला दो, जो भी आपका आधार वाला ये शेप है, ठीक है ना, इसके किनारों को, ये कोना है, ये, ठीक है, 4 वर्टेक्स हैं इस आधार की। एक पॉइंट से ऐसा पॉइंट लो जहां से ये वर्टेक्स सेम दूरी पर हो, कैसे हो, यहां से ये दूरी सेम, यहां से उतनी दूरी इसकी भी हो, यहां से इसकी भी उतनी दूरी, यहां से इसकी भी दूरी। तो जो भी सॉलिड बनेगा, अब इसको पूरा सॉलिड कर दो ऐसे, झाए 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 झाए, ठीक है गाइस। अब ये आपको क्या दिखेगा, एक सॉलिड फिगर दिखेगा। जो भी फिगर बन जाएगा ये क्या कहलाएगा, पिरामिड कहलाएगा, ठीक है गाइस। तो यहां से एक पॉइंट है, तो ये इधर की तरफ जब इसको मीट कराओगे तो एक ट्राइंगल ऐसे बनेगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा इधर की तरफ, ठीक है गाइस, इस वाला। तो 4 आपके पास फेसेस बन गई, ट्राइंगुलर फेसेस। कैसी फेसेस, ट्राइंगुलर। और एक नीचे वाला भी फेस है, फेस का मतलब जिसको टच कर सके, इस तरीके से आपका फेस होता है, ऐसे आप टच कर पा रहे हैं, तो फेस वही कहलाती है 2 डायमेंशनल, ठीक है गाइस। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे फेस क्या है। अगर आपका जो पिरामिड है उसका जो आधार है वो वर्गाकार है, आधार कैसा है, वर्गाकार आधार है, ठीक है ना। तो वर्ग का मतलब चारों भुजाएं बराबर, तो यहाँ पे मैं बराबर कर देता हूं ऐसे, ठीक है गाइस। चलिए थोड़ा सा इस तरीके से बनाएंगे इसको। अभी आपको वर्ग नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट आई होप आपको समझना है। यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा लेते हैं, अब ये 2 डायमेंशनल में इसको बना रहे हैं, ठीक है, 2 डायमेंशनल में तो इतना आसान नहीं होता। अब ये चारों कॉर्नर से मीट करा दो, झाए झाए, ठीक है गाइस। इसको यहां से मीट करा दो, इसको यहां से, ये जो भी फिगर आपके पास दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, या इसको इस तरीके से बना सकते हो, स्क्वायर ही बना देते हैं पूरा पूरा। चलिए ये स्क्वायर है आपके पास, इसके वर्टिसेस ये हैं ए बी सी डी, कुछ भी आधार है, एक पॉइंट यहां पे ले लेना है, ऐसे है, ये आधार है, ठीक है गाइस। इसके बीचों बीच में एक ऐसा पॉइंट लेना है, एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिससे इस पॉइंट से जो ये वर्टेक्स हैं इनकी दूरी सेम होनी चाहिए, उसको ज्वाइंट कर दो बस। जो भी फिगर बनेगा 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर, वही क्या कहलाएगा, पिरामिड कहलाएगा। इसके वर्टेक्स यहां से मिलाया, यहां से मिलाया, अब यहां से मिला देना है, ठीक है, यहां से। अब ये फिगर जो कुछ भी दिख रहा है ये पिरामिड है, ठीक है गाइस। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि कितनी फेसेस हैं इसमें, 4। तो 4 जो फलक है वो ट्राइंगुलर है, त्रिभुजाकार की हैं। कैसे गाइस, जैसे मैंने कहा, आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपके पास वर्गाकार शेप है, ये आधार हो गया, ऐसे रख दिया, ये आधार हो गया, ठीक है गाइस। अब एक पॉइंट यहां पे ऐसा लेना है कि इस पॉइंट से जो ये आधार के शीर्ष हैं, ठीक है, इसकी दूरी समान होनी चाहिए, ठीक है, यहां से ऐसे। अब इस पॉइंट से इसके कॉर्नर को, इसके वर्टेक्स को, इसके शीर्ष को मिला देना है, यहां से इसको मीट कर दीजिए, इससे इसको मीट किया, इससे इसको, इससे इसको, इससे इसी पॉइंट से इसको मिला दिया इस पॉइंट से, ठीक है ना गाइस।
अरे भाई यहाँ से ऐसे मीट कर दिया, ऐसे ऐसे और इस तरीके से, इस तरीके से। अब ये पॉइंट कॉमन हो गया ऊपर वाला, ठीक है गाइस। अब ध्यान से देखना कि जब मीट करा देंगे तो एक ट्रायंगल इधर बन रहा होगा इस पॉइंट से ऐसे, एक ट्रायंगल इधर की तरफ, एक ट्रायंगल इधर की तरफ, एक ट्रायंगल इधर की तरफ। अब ये पूरा सॉलिड हो गया, अंदर कुछ भी भर गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सॉलिड हो गया। अब चार फेसेस तो ट्रायंगुलर दिख रही है, चार सतह ऐसी, ठीक है, और एक नीचे वाली ये भी तो है, ठीक है गाइस, ये भी सतह है। तो कितनी सतह हो गई टोटल? 5, ठीक है गाइस। तो जितनी भुजा हो, वर्ग जो आधार है उसके पास जितनी भुजा है उससे एक ज्यादा क्या मिलेगा आपको? फेसेस मिलेंगी, ठीक है। तो अगर n भुजा है, कोई बहुभुज है जिसका आधार n है, भुजाएं n है अगर इस आधार के पास, तो n+1 फेसेस मिलेंगी। तो ये वर्गाकार है तो 4 1 5 मिल रही है, ठीक है गाइस। n कितना है? 4, भुजाओं की संख्या, आधार जो भी आधार हो उसमें भुजाओं की संख्या देखनी होती है। शीर्ष कितने होंगे गाइस? चलिए शीर्ष में बता देता हूं। एक शीर्ष तो ऊपर वाला ही हो गया, कॉर्नर, एक ये, 2 3 4 5, ठीक है गाइस। तो 5 शीर्ष भी हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। एज कितनी हो जाएगी? एज मतलब किनारे, किनारे का मतलब गाइस देखिए ध्यान से, जहां पर दो फेसेस कट करती हैं वहां पे जो लाइन बनती है उसको एज बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। जैसे आपका रूम है अगर, ठीक है, रूम में दो वाल, जैसे ये वाल है ये और एक वाल ये है। अब ये दोनों कहां कट करती हैं? ऐसे कट करती है ना। तो ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे जब मैं इसको मीट करूंगा एक लाइन बनती हुई दिख रही होगी, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये जैसे ये मैं कहता, चलिए देखिए समझ में आ रहा होगा। ये कॉर्नर पे देखिए, ठीक है, ये लाइन जो भी लाइन बनती हुई दिख रही है ये क्या है? यही एज कहलाती है। दो फेसेस, एक फेस ये वाल है, दूसरी ये वाल है, जहां पर भी कट कर रही है, ठीक है ना गाइस, जहां पे ज्वाइंट होती है कॉर्नर, वही क्या कहलाता है? एज कहलाता है। तो ये एक एज ऐसे, इसमें कितनी एज हो जाएंगी? ध्यान से देखना, ट्राइंगुलर फेसेस 1 2 3 4, ठीक है। 4 तो ऐसे बनेंगे ट्राइंगुलर वाली भाई, एक ये इधर से, 2 3 4, ठीक है गाइस। और ये 1 2 3 4, ये 4 4 8। इसका मतलब अगर वर्ग के आधार की भुजा 4 है तो उसका डबल हो रहा है कि नहीं? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एज क्या हो जाएगी? 2n। अगर भुजाओं की संख्या n है तो 2n हो जाएगी, मतलब 2 × 4। n क्या है? जो आधार है उसमें भुजाओं की संख्या, जो n भुजाओं वाला बहुभुज होगा, ठीक है। 2 4 8, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आपसे पूछ क्या रहा है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। 3f, 3 × f का मतलब नंबर ऑफ फेसेस। कितनी फेसेस हैं? कितने फलक हैं? 5, 3 × 5, ठीक है, प्लस 2 × v का मतलब कितने वर्टेक्स हैं? 5, 2 × 5, प्लस e क्या है? एजेस, कितनी एज है? 8। चलिए 5 3 = 15 प्लस 10, 5 2 = 10 प्लस 8, ये 25 और 8 8 5 13 33, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो ये डिपेंड करता है गाइस कि जो आधार है, आधार किस शेप का है, उसमें कितनी भुजाएं हैं, ठीक है। अगर n भुजाएं हैं तो उसमें फेसेस कितनी होंगी? n+1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वर्टेक्स कितनी होंगी? वो भी n+1। और एजेस कितनी होंगी? 2n, ठीक है। आई होप आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो अब यहाँ पे कुछ भी कह सकता है, कोई भी वेरिएबल 3 या 4 कह देता है, कुछ भी कह देता है, यहाँ 5b कह देता है, यहाँ 6e कह देता है, तब भी आप वैल्यू आप फाइंड कर पाएंगे, ठीक है गाइस। तो सेंस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गाइस आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। प्रिया ने दो घड़ियों में प्रत्येक को 1232 रुपए में बेच दिया, है ना गाइस। एक घड़ी पर 12% लाभ तथा दूसरी घड़ी पर 12% हानि हुई। फुल स्टॉप। इस सौदे में हुआ लाभ या हानि का प्रतिशत है। तो ओवरऑल जो भी सौदा है उसमें लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, पूरे सौदे में लाभ या हानि आपको बताना है, ठीक है गाइस। तो इसका मतलब एक जनरल कॉमन सेंस क्या कहता है कि पूरे सौदे का क्रय मूल्य पता हो जाए
और पूरे सौदे का विक्रय मूल्य पता हो जाए, ठीक है गाइस, तब आपको पता हो जाएगा लाभ हो रहा है या हानि। ठीक है, क्रय मूल्य का मतलब आई होप आपको इतना आता होगा। अगर नहीं आता है तो मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चैप्टर को डिस्कस करूंगा। ठीक है, चैप्टर वाइज भी मैं क्लास लेने वाला हूं जल्दी। ठीक है गाइस, तो डीपीपी को भी हम लोग जारी रखेंगे और साथ ही साथ चैप्टर वाइज भी क्लास चलने वाली है। ठीक है गाइस, तो ज्यादा से ज्यादा पहले तो आप एक काम कीजिए कि वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे और भी लोगों को फायदा हो। ठीक है, तो आई होप आप ऐसा करेंगे तो मैं भी अपने वाले पे खरा उतरूंगा। ठीक है गाइस, तो चलिए मैं आपको ये बता रहा था कि ओवरऑल सौदे में लाभ या हानि का सेंस क्या होता है। अगर आपने 10-20 कुछ भी मान लो, ठीक है, जैसे यहाँ पे घड़ी की बात हो रही है, तो 2 घड़ी आपने खरीदी, ठीक है, कहीं से भी लेके आए, कुछ भी दुकानदार जहां से भी खरीद के लेके आए, कुछ पैसा आपने इन्वेस्ट किया होगा उसके पीछे। ठीक है, तो जितने में खरीद के लेके आए वो आपके लिए क्रय मूल्य होगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। जितने में आप खरीद के लेके आए, एक बेच के कितने में रहे, 1232 रुपए में, तो खरीद जितने में खरीद के ला रहे हैं वो मूल्य आपको नहीं पता है। ठीक है, तो उसको कुछ भी लेट कर लेना आपको। ठीक है, CP1 क्रय मूल्य, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, फर्स्ट का पहली घड़ी का CP1 लेट कर लेना है, दूसरी का CP2, कुछ भी मुझे तो पता नहीं था। तो अगर आप जितने में खरीद के लाए ओवरऑल दोनों घड़ियों को उससे ज्यादा में बेचोगे तो ऑब्वियस कहोगे आज मुझे कुछ मुनाफा हुआ या लाभ हुआ है। अगर उससे कम में बेचोगे और घर पे जाओगे तो कहोगे यार आज घाटा हुआ है। घाटा का मतलब गाइस हानि हुई है आपको। ठीक है, उस दिन आप सही से खा नहीं पाओगे। आई होप ऐसा होता है। ठीक है, तो चलिए, तो वहीं से ये सेंस आता है लाभ हानि का कि पूरे सौदे का क्रय मूल्य, पूरे सौदे का विक्रय मूल्य आपको पता चल जाए। एक कॉमन सेंस होता है, उसके बाद मैं इसकी ट्रिक भी बता दूंगा जो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो पहले एक कॉमन सेंस जो होता है, बेसिक तरीका जो आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाएगा, वो समझ लेते हैं। ठीक है गाइस, क्या है, प्रिया ने 2 घड़ियों में प्रत्येक को 1232 में बेचा। ठीक है, दोनों का, प्रत्येक का, 2 घड़ी थी, दोनों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1232 है। एक का 1232, दूसरी का भी 1232। ठीक है गाइस, एक घड़ी पर, चाहे पहली घड़ी पर कह लो, 12% का लाभ हो गया उसको, दूसरी घड़ी पे 12% की हानि हो गई। अब ऐसा नहीं कि 12 लाभ 12 हानि, कुछ भी ना लाभ ना कुछ भी हानि पूरे सौदे में, ऐसा नहीं होता है गाइस। वो ऑप्शन जरूर रहता है बट यहां नहीं दिया आपके इस सिलेबस में। इस सौदे में हुआ लाभ या हानि, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा भी लिखा होता है ना तो लाभ ना तो हानि, ऐसा लिखा होता है जरूर। ठीक है ना, वो ऑप्शन ज्यादा सही होते हैं बट आपके नहीं, आपके इस क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखा हुआ था इसलिए मैंने नहीं लिखा। ठीक है ना, चलिए, तो 2 घड़ियों, पहली घड़ी का क्रय मूल्य मैंने मान लिया CP1, फर्स्ट कॉस्ट प्राइस। ठीक है गाइस, दूसरी घड़ी का मैंने मान लिया CP2, ठीक है, सेकेंड कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच। एक घड़ी पर 12% का लाभ हो रहा है। 12% का लाभ 100 में 12 जोड़ देते हैं। ठीक है गाइस, चलिए, 2 तरीके हैं इसको। जैसे CP1 कॉस्ट प्राइस था पहली घड़ी का, उसमें लाभ जोड़ दो, कॉस्ट प्राइस में क्रय मूल्य में लाभ जोड़ोगे तो ओवरऑल क्या मिल जाता है, विक्रय मूल्य। भाई मैंने कहा 10 रुपए में खरीद के लेके आया मैं एक घड़ी, ठीक है, मेले वाली। अब 2 रुपए उस पर लाभ मुझे मिल गया बेचने पे, इसका मतलब 12 रुपए में बेचा होगा मैंने। कॉमन सेंस लगाइए, तो 12 रुपए क्या हो गया मेरे लिए, विक्रय मूल्य। मैंने कितने में बेचा दूसरे को, तो मेरे लिए क्या है, मैंने बेचा तो मेरे लिए विक्रय मूल्य है वो 12 रुपए। ठीक है गाइस, तो क्या किया आपने, क्रय मूल्य 10, 2 रुपए लाभ, क्रय मूल्य प्लस उसका लाभ। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, आपके लिए विक्रय मूल्य SP। ठीक है, SP में आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बट SP दोनों के लिए उतना ही है, दोनों घड़ी के लिए। ठीक है गाइस, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए एक का मैं करके बता देता हूं, फिर मैं डायरेक्ट कर दूंगा। तो CP1 लिख कर लिया, लाभ कितना है 12%। 12% का मतलब क्या होता है गाइस, इसके CP पर कितने परसेंट का लाभ, 12% का लाभ। CP पर ही तो लाभ होगा, CP पर कितने का, CP का 12% लाभ है उसको। ठीक है, तो अब ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य घड़ी का। ठीक है, ओवरऑल क्या हो गया, CP क्रय मूल्य और ये लाभ, ओवरऑल ये लाभ हो गया। क्रय मूल्य प्लस लाभ किसके बराबर, विक्रय मूल्य के, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है गाइस, तो यहां पर CP1 कॉमन, यहां 1 बचेगा, 1 प्लस
12/100। ठीक है गाइस, ये किसके बराबर? एसपी के, घड़ी के विक्रय मूल्य के बराबर। तो CP1 100 एक कम 100 और 12 जोड़ देंगे। इसका मतलब क्या होता है? राइट, एक सही 12/100 ही लिखा हुआ है। 100 एक कम 100, 12 जोड़ोगे तो 112 बटे में 100। ठीक है गाइस, बराबर एसपी। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो सीपी में अगर लाभ होता है कितने परसेंट का? 12% का, तो 100 में 12 जोड़ दो। देखो 100 में ही उतना जोड़ दो अगर लाभ हो रहा है। अगर हानि होगी तो घटा देंगे, हानि होगी तो घटाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो लाभ होगा तो जोड़ देंगे, ठीक है ना, प्लस कर देंगे, और हानि होगा तो माइनस कर देंगे उतना ही 100 से। तो लाभ हुआ तो 100 में कितने परसेंट का लाभ? 12, तो 100 में 12 जोड़ो 112/100। ठीक है गाइस, ये जुगाड़ होता है इसका। जुगाड़ नहीं, ये कहां से आई ये मैंने आपको बता दिया पहले। चलिए, तो एसपी के इक्वल हो जाता है ये। तो यही करूंगा मैं यहाँ पे, सीपी का 12% लाभ, 12 का मतलब 112/100। ठीक है गाइस, ये किसके बराबर हो गया? ये एसपी हो गया। एसपी हो गया ना घड़ी का, ये घड़ी का एसपी। एसपी कितना है? 1232 रुपए। और दोनों घड़ी का एसपी आपस में बराबर है, तो सेकंड घड़ी का एसपी निकाल लेते हैं। सेकंड घड़ी पे हानि हो रही है, CP2 पे, यानी सेकंड घड़ी का के कॉस्ट प्राइस पे कितने की हानि? 12% की हानि। तो 100 में से यहां हानि माइनस करेंगे। ठीक है गाइस, तो 100 माइनस, अब ये वाला कॉन्सेप्ट माइनस वाला भी बता दे क्या? इतना तो कॉमन सेंस आ ही गया होगा। 10 रुपए की घड़ी लेके आए, 8 रुपए में बेच रहे हो, इसका मतलब 2 रुपए का घाटा हो रहा है। ठीक है, तो 10 रुपए की घड़ी लेके आए अगर आप, 2 रुपए का घाटा हुआ। ठीक है, 2 रुपए की हानि हुई, तब कितने में बेचा? 8 में। तो ये एसपी हो गया कि नहीं हो गया? ये क्या हो गया आपका? हानि हो गया। ठीक है गाइस, अभी तो इन डिटेल में बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, एक एक बातें मैं आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा, वो भी जब चैप्टर वाइज क्लास चलेगी तो। ठीक है, तो 2 रुपए की हानि, फिर भी मैं ये कोशिश करता हूं कि पूरी बात आपको समझ में आ जाए तहे दिल से। ठीक है ना गाइस, ये आपका क्या था? कॉस्ट प्राइस था, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य से हानि को माइनस कर दिया तो आपका विक्रय मूल्य आ गया कि नहीं आ गया? तो आई होप इतना आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूं। देखिए, अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको अपनी जो सोचने की क्षमता है उसको बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लैंग्वेज समझ में आ गई तो क्वेश्चन खत्म, नहीं तो फिर आप अटके रह जाएंगे उसमें। तो यहाँ पे CP2 जो घड़ी का सेकंड घड़ी है, उसका कॉस्ट प्राइस जो है उस पर 12% की हानि होगी। 100 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 88 बटे में 100। ठीक है गाइस, अब ये किसके कॉस्ट, सॉरी, ये ओवरऑल क्या हो गया? एसपी हो गया। ठीक है, विक्रय मूल्य, तो ये दोनों का विक्रय मूल्य एक ही है। ठीक है गाइस, विक्रय मूल्य। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, मैं इस चीज को यहां पे हटा दे रहा हूं, दोनों का विक्रय मूल्य सेम है। चलिए, ये पहली घड़ी का विक्रय मूल्य, ये दूसरी घड़ी का विक्रय मूल्य, मतलब ये दोनों क्या है? विक्रय मूल्य घड़ी के। ठीक है, तो ये दोनों विक्रय मूल्य के बराबर हो गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो विक्रय मूल्य कितना दिया गाइस प्रत्येक घड़ी का? 1232 रुपए। ठीक है, चलिए एक बार इसको इसके इक्वल, ये मैं बेसिक तरीका आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसके बाद मैं कॉन्सेप्ट से हटकर ट्रिक भी बता दूंगा, एक लाइन में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो जिसकी मर्जी समझ ले, जिसकी मर्जी नहीं होगी वो स्किप करके आगे बढ़ सकता है और सिर्फ ट्रिक को देख सकता है। ठीक है, तो चलिए, CP1 इंटू 112/100, एक बार ये इसके इक्वल, भाई ये भी तो पहली घड़ी का क्या है? विक्रय मूल्य है, तो ये इसके इक्वल 1232 की। ठीक है, और एक बार इसको इसके इक्वल कर देंगे, भाई दोनों का विक्रय मूल्य तो सेम ही है, 1232। ठीक है गाइस, चलिए सॉल्व कर लीजिए। पहले घड़ी का क्रय मूल्य निकल आएगा, तो यहां से इसको कैंसिल कर लीजिए, ये 4 से कैंसिल कीजिए, 4 2 8। ठीक है गाइस, 3 32 हो जाएगा, 4 8 32। ठीक है, 4 3 12 और 0। ठीक है, 4 8 32। 7 से कैंसिल कर लीजिए, 7 चौक 28। ठीक है, 7 चौक 28 और 7 चौक 28, 4 से 11 बार। ठीक है गाइस, अब इधर 11 बच गया, इधर 100 है, 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100। पहली घड़ी का क्रय मूल्य कितना रुपए आ जाएगा? 1100 रुपए। ठीक है गाइस,
ये डिटेल में सॉल्यूशन बता रहा हूं इसका। चलिए, CP2 सेकेंड घड़ी का क्रय मूल्य, ठीक है, 11 अट्ठे 88, ठीक है गाइस, 11 एक अन्नम 11, और ये एक बचेगा 13, 11 एक कम 11, 2 बच जाएगा 22, 11 2 22, ठीक है। आई होप आपको इतना आता होगा, ठीक है। और इसको 8 से कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, 8 एक कम 8 और 8 चौक 32, ठीक है। तो यहां पे CP2 कितना हो जाएगा, 100 से इधर गुणा कर देंगे तो 1400 रुपए, ठीक है। दोनों घड़ी का अगर ओवरऑल क्रय मूल्य पूछा जाएगा तो पहली घड़ी का क्रय मूल्य और दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य, क्योंकि पूरे सौदे की बात की गई है, पूरे सौदे में कितना लाभ है कितना हानि हो रहा है, तो पूरे सौदे का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। इसका मतलब दिस प्लस दिस, ठीक है, दोनों घड़ी का कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य, ठीक है गाइस। 1100 और 1400 कितना, 2500 रुपए क्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य, तो एक का विक्रय मूल्य इतना है, दोनों का सेम है तो जोड़ देंगे दोनों को, दोनों घड़ी का विक्रय मूल्य गाइस, क्योंकि दो ही घड़ी के सौदा हो रहा है टोटल। तो 1232 1232 2464, ठीक है गाइस। अब देखिए क्रय मूल्य 2500, 2500 खरीद के आए, दोनों घड़ी, दो घड़ी लेके आए 2500 रुपए की, बेच कितने में रहे हो, 2464 का, तो घाटा हो रहा है मुनाफा, लाभ हो रहा है कि हानि, बोलिए। आई होप आपको इतना समझ में आता होगा। क्रय मूल्य ज्यादा विक्रय मूल्य कम, तो घर पे खाना आप नहीं खाएंगे, ठीक है। इसका मतलब हानि हो गई आपको, कितने की हानि, 64 और 36, तब 2500 के बराबर आओगे, तब लेवल में आओगे, ठीक है। अपने लेवल में रहने के लिए आपको कितने रुपए और लगाने पड़ेंगे, यानी हानि कितने की हुई, 36 की हानि हुई, माइनस कर देंगे, माइनस का मतलब हानि, ठीक है। 36 का घाटा हुआ, यहाँ पे 36 रुपए की हानि हुई, कितने पे भाई, 2500 पे लेके आए ना, 2500 रुपए की टोटल दोनों घड़ी लेके आए, तो 2500 पे कितने का नुकसान, 36 का नुकसान। जिसकी तुलना करते हैं उसको ऊपर जिससे तुलना करते हैं, तो लाभ हानि की तुलना किससे करोगे भाई, 2500 रुपए से करोगे ना, कितने का लाभ कितने का हानि हो रहा है, ठीक है। आई होप को इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, तो अब यहां पे 36 रुपए का घाटा हो रहा है, कितने पे, 2500 रुपए पे, ठीक है। अब अगर इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 00 खा जाएगा। अब 25 एकन्नम 25, ठीक है गाइस। अब इतना तो पता हो गया कि घाटा हो रहा है, हानि, ठीक है। एक सही 25 एकन्नम 25 और 11 36 बटन 25, इतने परसेंट की हानि हुई, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है गाइस। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 से 11/25, ये करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब इसके ट्रिक को समझ लेते हैं, ठीक है गाइस। जब क्रमागत कमी या वृद्धि होती है सौदे में गाइस, ठीक है, सक्सेसर उत्तरोत्तर कमी या वृद्धि होती है, तो ओवरऑल कमी या वृद्धि किसके बराबर होती है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। आई होप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ पाए होंगे, ठीक है, इससे अच्छी तरीके से रूबरू हो पाए होंगे आप। चलिए इसके ट्रिक को समझते हैं हम लोग। अब इसके ट्रिक देखेंगे गाइस। अगर एक सौदे पे 12% का लाभ, लाभ का मतलब पॉजिटिव साइन से दिखाएंगे, ठीक है गाइस, लाभ को पॉजिटिव साइन से और हानि को नेगेटिव साइन से, बस, ठीक है। अगर मैंने कहा कि किसी भी सौदे में A% का लाभ होता है तो प्लस A से दिखाएंगे, ठीक है गाइस, ऊपर की तरफ तीर करने का मतलब लाभ, और B% की अगर हानि होती है गाइस तो उसको -B से दिखाएंगे, ठीक है। तो एक ही सौदे में एक बार A% की लाभ हो, एक बार B% की हानि हो, ठीक है गाइस, जो भी हो। अब ये दोनों सेम है, यहाँ पे 12% तो ये भी A हो जाएगा। बट मैंने अगर अलग अलग कहा A% का लाभ हो तो प्लस A, B% की हानि हो तो -A। तो ओवरऑल कुल सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत बराबर होता है पहले सौदे में टोटल लाभ परसेंट जितना भी है, ठीक है। यहां पे कितना है A, तो A
प्लस साइन के साथ, ठीक है गाइस, विथ चिन्ह रखेंगे, फिर धन बी परसेंट की हानि हो रही है, जो कुछ भी होगा वो साइन विथ साइन रखेंगे, ए प्लस बी, कुल टोटल चेंज जो आएगा ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे में 100, ठीक है गाइस, इतना परसेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ए का मतलब विथ साइन रखना है, अगर लाभ हो रहा है तो प्लस है, सबको जोड़ना ही है, और अगर बी हानि हो रही है तो माइनस बी, ठीक है, सब चिन्ह सहित रखना है, ए और बी को चिन्ह सहित रखना है। इसका प्रूफ भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है गाइस, जब क्लास आपकी स्टार्ट होगी चैप्टर वाइज, तो ठीक है। तो यहां पे कुल सौदे में लाभ हानि डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। चलिए, अगर ओवरऑल सॉल्व करने पे प्लस साइन आएगा तो मतलब लाभ, और अगर ओवरऑल सॉल्व करने पे माइनस साइन आएगा तो समझ जाना हानि हो रही है, ठीक है गाइस। चलिए अब डायरेक्ट करते हैं, कुल सौदे में लाभ हानि। ए का मतलब पहला जितना लाभ हो रहा है 12% का लाभ, तो 12 रखना है, ठीक है, 12% नहीं रखना, ओनली 12, जितना परसेंट हो। देखिए ए परसेंट था तो ए रखेंगे, तो यहाँ पे 12 रखेंगे, लाभ हो रहा है तो प्लस का 12, ठीक है गाइस, प्लस 12, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस बी, कितने की हानि, 12% की हानि, हानि 12 की तो माइनस 12, हानि के लिए माइनस, ठीक है गाइस। फिर प्लस, ये तो फॉर्मूले में है, ए इंटू बी, ए का मतलब पहले सौदे में जो लाभ हानि है तो लाभ है 12 का, प्लस का रखेंगे, प्लस का 12, गुणे में दूसरे पे हानि कितनी है 12 की तो माइनस 12, ठीक है गाइस, बटे में 100। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब कुल सौदे में लाभ हानि निकल जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 12 माइनस 12, ये इसको खा जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है गाइस। अरे भाई ये प्लस माइनस माइनस 12 पर ही है 144 बटे में 100, ठीक है। अब इसको आप 4 से काटेंगे तो 25 बार, और इसको काटेंगे तो 36 बार, ठीक है गाइस। 4 3 12, 2 बचेगा 24, 4 6 24, ठीक है गाइस, माइनस 36 बटे 25। ये माइनस क्या बता रहा है, हानि हो रही है कुल सौदे में जो लाभ या हानि है, तो कुल सौदे में अब ये माइनस क्या बता रहा है, हानि, माइनस का मतलब हानि, इसका काम खत्म, हानि तो हो गई अब, ठीक है, या तो ये करेक्ट होगा या तो ये दोनों गलत हो गए क्योंकि लाभ हो रहे हैं इसमें, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितने की हानि, 25 से कम 25, 11 36 25, ठीक है गाइस, इतने परसेंट की हानि। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हानि हो रही है कितने परसेंट की, इतने परसेंट, ठीक है गाइस। तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है, इसका बहुत जबरदस्त यूज है, बहुत जगह यूज करते हैं। अभी एक क्वेश्चन और मिलेगा आपको, जब जैसे दो राशियां गुणनफल में लिखी गई, जैसे क्षेत्रफल किसी का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तब भी टोटल चेंज जो क्षेत्रफल में आता है उन दोनों राशियों के गुणनफल से जो राशि आए उसमें ओवरऑल जो चेंज आता है वो भी इस फॉर्मूले से आप ओवरऑल चेंज को बता सकते हो कि कितना वृद्धि हो रही है, कितनी कमी हो रही है, कितना लाभ है, कितना हानि, ठीक है गाइस। कितने की कमी कितने की वृद्धि ओवरऑल हो रही है वो आप आसानी से बयां कर सकते हो, ठीक है। जब दो राशियां गुणनफल में दी गई होंगी तब भी लग जाएगा, मतलब अगर जैसे आयतन, क्षेत्रफल में, आयतन में, ठीक है ना, इन सब में बताना तो ये जबरदस्त तरीका है, ठीक है, आसानी से आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं फिर। चलिए गाइस, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 25% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी, ये पूछा जा रहा है, ठीक है गाइस। चलिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, भाई लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। तो यहां पर एक वर्ग है, वर्ग आयत ही वर्ग बनता है कब, जब लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर हो जाती है। तो यदि अगर ये भुजा है तो ये भुजा हो जाती है, ठीक है, तो भुजा गुणे भुजा इसलिए कहते हैं। तो भुजा गुणे भुजा या भुजा स्क्वायर आप कहते हो, या ए स्क्वायर बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, तो ए भुजा को मान लेते हैं तब ए स्क्वायर होता है, ए गुणे ए स्क्वायर। तो मैं ये बता रहा हूं कि अगर कोई भी क्वांटिटी दो राशियों के गुणनफल पर निर्भर करती है, या दो से अधिक भी हो सकती है, ऐसा कोई इशू नहीं है, आयतन 3 राशियों का गुणनफल होता है, ठीक है। तो जब इसमें पार्टिकुलर चेंज किया जाए, ठीक है, इस भुजा को बढ़ाया जाए, इसको घटाया जाए, तब जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला वैलिड होता है, ठीक है। अगर इसको ए मान रहे हो, इसको भी ए मान लो, ठीक है। तो भुजा में कितने परसेंट की वृद्धि की जा रही है, 25, यानी इसको भी 25% बढ़ाया जा रहा है, इसको भी 25% बढ़ाया जा रहा है,
तब आपका फॉर्मूला लग जाएगा। टोटल वर्ग के क्षेत्रफल में जो वृद्धि आएगी, कुल वृद्धि, वर्ग के क्षेत्रफल में कुल वृद्धि, ठीक है गाइस, वर्ग के क्षेत्रफल में कुल वृद्धि परसेंटेज में, इन परसेंटेज, बराबर हो जाएगी पहली भुजा में वृद्धि a प्लस बी, a प्लस बी, पहली भुजा में वृद्धि, दूसरी भुजा में वृद्धि या कमी, जो कुछ भी हो, फिर पहली भुजा में वृद्धि या कमी गुणे में दूसरी भुजा में वृद्धि या कमी बटे में 100, इतना परसेंट। ठीक है गाइस, चलिए ए कितना परसेंट, 25%, पहली भुजा में 25, भाई प्रत्येक भुजा का मतलब दिस इनटू दिस। ठीक है गाइस, इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि क्षेत्रफल की बात हो रही है, क्षेत्रफल किस पे निर्भर करता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई भी सेम है चौड़ाई भी सेम है, दोनों को ए मान लिया, तो भुजा में वृद्धि, भुजा का मतलब लंबाई में भी चौड़ाई में इतनी परसेंट वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो 25% की वृद्धि हो रही है, ए में 25 वृद्धि हो रही है, तो प्लस का प्लस 25, ए में 25 फिर प्लस फिर 25, परसेंट नहीं लिखते, ठीक है, जितना परसेंट की वृद्धि होती है उसको लिखते हैं, परसेंट तो आगे हो जाएगा ओवरऑल, प्लस वृद्धि हो रही है तो यहां पर भी प्लस 25 गुणे में, इसमें भी वृद्धि दूसरे में भी, तो 25 बटे में 100। ठीक है गाइस, चलिए 25 25 50 और प्लस का 25 गुणे 25, 25 स्क्वायर कितना 625 बटे में 100, ये 2 जीरो जाएगा, दशमलव इधर खिसक के चला आएगा, 6.25 हो जाएगा। ठीक है, इसका काम खत्म। 50 प्लस 6.25, 50 6 56, 56.25, इतने परसेंट की, क्या परसेंट आगे लगाते चले जाना है। ठीक है, इतने परसेंट ओवरऑल, परसेंट। ठीक है, इतना परसेंट क्या हो गया, ओवरऑल कैसा आ रहा है, प्लस साइन का आ रहा है, तो ओवरऑल देखना है, अगर प्लस साइन का आ रहा है तो मतलब इतने परसेंट की वृद्धि, किसमें वृद्धि, वर्ग के क्षेत्रफल में, इधर जो कुछ भी लिखा ये। ठीक है गाइस, तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 56.25% की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, तो आज का सेशन यही पे एंड करता है आपका दोस्त, आपके साथ हंसते रहिए, हंसाते रहिए दूसरों को भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो कहने की जरूरत नहीं है, आप जरूर से जरूर शेयर करेंगे। ठीक है गाइस,